तो दोस्तों वेलकम टू यू इन एग्जाम वीक एंड आज हम लोग 4 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और भी कौन से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और देश के विकास से संबंधित कितनी सब बातें हुई हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कल, जो कि उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है और अन्य दो ट्रेनों से भी टकरा गई है, जिसमें बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अगले स्लाइड में। WMO की पहली महिला प्रमुख के रूप में सिलेस्टो सॉलो चुनी गई हैं। उत्तरी कोरिया का जासूसी उपग्रह मिशन स्पाई सैटेलाइट छोड़ा था उसने, लेकिन वो मिशन जो है फेल हो गया है। RBI ने लावारिस जमा राशि यानी अनक्लेम डिपॉजिट को निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है। गोवर्धन योजना, सरकार ने बायोगैस परियोजना के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया, यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गोवर्धन योजना से जुड़े हुए जितने भी कार्य वो किए जाएंगे। नाटो ने आर्कटिक में ताकत बढ़ाई, मतलब सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फिनलैंड को रूस से बचाने का संकल्प लिया है। शालिनी सिंह हिमालय की चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। चीन की धमकियों के बीच भारत वियतनाम ने मजबूत किए समुद्री संबंध के बीच में इन्होंने दिल्ली में आयोजन किया। इसके बारे में जानेंगे विस्तृत जानकारी अभी आगे एक स्लाइड में। महामारी से उबरने के बीच भारत और दुबई ने FDI के संबंधों को मजबूत हुए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का संबंध। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून को। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे की स्लाइड में कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। तो पहले ही पॉइंट है हम लोगों का, एक मैं थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। उसके बाद पहला ही पॉइंट है जो कि कल जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में है। इसके बारे में क्या है पूरी जानकारी। उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और 2 अन्य ट्रेनों से टकरा गई। ठीक है, उड़ीसा में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनें दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई है। एक तो कोरोमंडल एक्सप्रेस खुद थी और 2 अन्य ट्रेनें थी। ठीक है, इससे ये कोरोमंडल है, ये 2 और ट्रेनें हैं, ये टकरा गई है। इससे बहुत बड़ा कोलिजन हुआ है। देखिए जो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से विनाशकारी घटना घटित हुई है। बहुत सारी जान माल का नुकसान हुआ है इसमें। इस घटना में कम से कम 233 लोगों की जान गई है और 900 लोग घायल हुए हैं। भगवान जो भी इस घटना में घायल हुए हैं या जो भी जिन लोगों की भी जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद स्थिति से लड़ने का साहस प्रदान करे। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बाद में होने वाली टक्करों के कारणों की जांच अभी की जाएगी। मतलब ये घटना क्यों हुई है, रूट कॉज एनालिसिस, इसका इन्वेस्टिगेशन इसका अभी किया जाएगा। राज्य सरकार ने शोक का दिन घोषित किया गया है 3 जून को और पीड़ितों उनके परिवार की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी। ठीक है, बचाव अभियान जारी है और पीड़ितों और उनके परिवार वालों से भी संपर्क किया जा रहा है। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे खराब रेल दुर्घटनाओं में से एक है और इससे रेल नेटवर्क की सुरक्षा और रखरखाव के बारे में सवाल उठाए गए हैं। पूरा विश्व, पूरा भारत मतलब इस घटना को लेकर के काफी मतलब सवाल उठा रहा है कि ये घटना आखिर हुई कैसे। इतना अच्छा भारत प्रगति कर रहा है, फिर भी रेलवे को सुधारने में कितना बढ़िया काम चल रहा था कि मान लीजिए आप कोई रेल में यात्रा कर रहे हैं, कोई रास्ते में परेशानी हो गई तो बस एक ट्वीट मात्र से ही आपकी समस्या सॉल्व हो जाती थी। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैं यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, उसका जो है कान में दर्द होने लगा। ठीक है, और रात को 12 बजे कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं। तो फिर उसके लिए मैं ट्वीट किया और वहाँ पे तुरंत अगले स्टेशन पे आधे घंटे बाद जो है डॉक्टरों की टीम आई और दवाई दी, निःशुल्क दवाई दिया और वो बच्चे जो है ठीक हो गया। इस तरीके से बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन इसी बीच में ये घटना हुई, कोई उम्मीद नहीं किया था कि एक ही साथ 3 ट्रेनें टकराई जाएंगी। ये तो पहली बार कहीं मैं मतलब कहीं इस तरीके की घटना सुन रहा हूँ। तो सरकार को इस घटना की जानकारी जो है पूरा जांच करना चाहिए और जो भी इसमें शामिल है, जिन लोगों की भी लापरवाही है, उन लोगों को कम से कम सजा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ 233 लोगों की जान का मामला है और 900 लोग घायल हो गए हैं। ठीक है, अब एक आदमी की जान की तो कीमत सरकार सीधा उम्र कैद में बदल देती है, जबकि 233 लोगों की जान का है तो सोचिए उन लोगों के साथ, जिन लोगों की भी लापरवाही है, उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों
जो लोग जिनकी भी जान गई है और जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और भगवान उनके परिवार को इस कठिन स्थिति से लड़ने का साहस दे। और इस तरीके से हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उनको इस कठिन स्थिति से लड़ने का साहस प्रदान करें। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो है पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि डब्ल्यूएमओ की पहली महिला प्रमुख के रूप में सेलेस्टा सॉलो नियुक्त की गई है। ये है सेलेस्टा सॉलो। देख लेते हैं क्या है। अर्जेंटीना की सेलेस्टा सॉलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डब्ल्यूएमओ मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो जलवायु और मौसम के मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, तो जलवायु और मौसम से संबंधित जो मुद्दे हैं वो डब्ल्यूएमओ के द्वारा संचालित किए जाते हैं और ये उसी की अध्यक्ष बनी है। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साओलो ने जिनेवा में डब्ल्यूएमओ की कांग्रेस में फ्रांस और फिनलैंड के 2 और उम्मीदवारों को हराकर भारी मतों से जीत हासिल की है और तब जाके ये डब्ल्यूएमओ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पहली महिला प्रमुख बनी है। साओलो ने, इनका एक्सपीरियंस काफी है डब्ल्यूएमओ से मौसम से संबंधित विज्ञान में। अर्जेंटीना के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बनी है, यह अर्जेंटीना की निदेशक मतलब डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, डब्ल्यूएमओ के डायरेक्टर रह चुकी हैं और विभिन्न पहलों में भी शामिल रही हैं। सोलो कार्यभार किससे लेंगी? ये पेटेरी तालस से लेंगी, से ग्रहण करेंगी। ये फिनलैंड के थे, लेकिन ये कहाँ की है? ये है अर्जेंटीना की और वो थे फिनलैंड के। ठीक है, उनका कार्यकाल लेकिन अभी है दिसंबर 2023 तक है उनको कार्यकाल। उसके बाद ये है ये बन जाएंगी डब्ल्यूएमओ की नई अध्यक्ष बन जाएंगी। ठीक है, साउलू को नियुक्त से अब इनकी नियुक्ति हुई तो इससे क्या संदेश मिला कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक तो संदेश मिला और दूसरा मिला कि वुमेन एम्पावरमेंट का मिला और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक मील पत्थर के रूप में इसको देखा गया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूएमओ की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टा सॉलो को नियुक्त किया गया है और ये कहाँ की हैं? तो ये अर्जेंटीना की हैं और ये पहले क्या रह चुकी हैं? अर्जेंटीना के मौसम विभाग की निदेशक भी रह चुकी हैं। इन्होंने फ्रांस और फिनलैंड के 2 और उम्मीदवारों को हराते हुए ये विजय हासिल की है। ठीक है, और ये किससे पदभार ग्रहण करेंगी? फिनलैंड के पेट्री तालस से यह पदभार ग्रहण करेंगी। ठीक है, जो कि इनका पेट्री तालस का जो है जो कार्यकाल है दिसंबर 2023 में पूरा हो रहा है, उसके बाद ही ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे डब्ल्यूएमओ जलवायु विभाग डब्ल्यूएमओ से संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक आदमी ये है आपके कौन? किम जोंग। ठीक है, किम जोंग ये है उत्तरी कोरिया का तानाशाह। इन्होंने क्या किया? पूरे सबको डराने के लिए सोच रहे थे कि मैं एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, उससे सभी देशों की बैठ के निगरानी करूंगा, जैसे मैं अपने देश के लोगों की निगरानी करता रहता हूँ। ये देखिए, जैसे बाल कटा वैसे ही इनके जो है देश में ऐसे ही मतलब हर एक छोटी छोटी चीज पे का एक प्रोसेस है, एक मेथड है कि अगर कोई उससे थोड़ा सा भी डेविएशन किया उसको बहुत भयंकर सजा मिलती है। ठीक है, आप इंटरनेट में दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपना पहला सैन्य जासूस उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन रॉकेट में खराबी आ गई और वह समुद्र में गिर गया। ठीक है, उत्तर कोरिया ऐसा देश है जो कि बहुत कम लोगों से तालमेल रखता है। ठीक है, आप बस अपने देश के नागरिकों से तालमेल रखना, अपना ही उसने अलग से संसार बना रखा है। अब जो ये रॉकेट है इसका नाम क्या था? चोलिमा-1। ठीक है, चोलिमा-1 नामक रॉकेट कैसे खराब हुआ था? दूसरे चरण के इंजन के असामान्य रूप से कार्य करने के कारण अनियंत्रित हो गया
और 10 मिनट के अंदर ही, उड़ान भरने के 10 मिनट, लॉन्चिंग के 10 मिनट के अंदर ही धराशायी होकर के गिर गया। कहाँ पे? पीले सागर में, येलो सागर में गिर गया। दक्षिण कोरिया की सेना ने समुद्र से रॉकेट के कुछ हिस्से इन्होंने इकट्ठा किए हैं और उसकी जांच चल रही है कि यह रॉकेट आखिर गिरा क्यों। अब इस घटना से सभी लोग परेशान हैं, मतलब क्योंकि बिना बताए ही, और संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने निंदा की है और कहा है कि नॉर्थ कोरिया बार बार संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है और क्षेत्रीय स्थिरता को धमकी देता है। यह बिना कहे बिना पूछे इसने जो है अपना रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट लॉन्च फेल भी हो गया और 10 मिनट के अंदर फेल हो गया और रॉकेट जाके गिरा धड़ाम से। कहाँ पे? पीले सागर में गिरा। अब तो भाई ये आदमी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो भी वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे थे उनका तो मतलब देखिए उनको क्या सजा मिलती है। उसकी तो किसी को पता नहीं लग पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी है बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर सजा देगा उन लोगों को। ठीक है, इस तरीके से उत्तर कोरिया का स्पाई सैटेलाइट मिशन जो है फेल हो गया। रॉकेट जो है रॉकेट में खराबी आ गई और जिससे उसमें विस्फोट हो गया और वह येलो सागर में गिरा 10 मिनट के लॉन्चिंग के बाद ही। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इनका जो है मिशन जो है अधूरा सपना रह गया अपना स्पाई सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का। लेकिन ये कह रहा है कि मैं फिर से प्रयास करूंगा लॉन्चिंग के लिए। ये शांत नहीं बैठता है, हमेशा कुछ ना कुछ अपना दिमाग चलाता रहता है। ठीक है, देखियो कैसा मतलब बढ़िया से ये बहुत ज्यादा सोच विचार करके यह दिमाग चलाते रहते हैं। आरबीआई ने लावारिस जमा राशि अनक्लेम डिपॉजिट को निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान का अभियान शुरू किया है। अब ये देखो कि अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। अनक्लेम जैसा नाम से स्पष्ट है कि अनक्लेम, जिस पे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, वैसा डिपॉजिट मतलब लावारिस। लावारिस कोई वारिस नहीं है। तो अभी आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने देश के हर जिले में लावारिस जमा यानी अनक्लेम डिपॉजिट राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया है। 100 दिन के अभियान के अंतर्गत देश के सभी जिलों में जो अनक्लेम डिपॉजिट है उनका पता लगाने का अभियान शुरू किया है। अनक्लेम डिपॉजिट बचत या चालू खातों में शेष राशि है जो 10 साल से संचालित नहीं है, मतलब जिन खातों में 10 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या सावधि जमा है। ठीक है, जिसे परिपक्वता की तारीख से 10 साल के भीतर कोई दावा भी नहीं किया गया, ना ट्रांजैक्शन हुआ है ना कोई दावा किया गया है, ऐसे खातों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा गया है। और ये आरबीआई के द्वारा उस राशि को पता लगाने के लिए और उन्हें जो उनका हकदार है उसको वापस देने के लिए ये योजना चलाई गई है। क्या? अनक्लेम्ड डिपॉजिट, लावारिस जमा राशि को उनके उत्तराधिकारियों के पास पहुंचाने के लिए और उन खातों का पता लगाने के लिए 100 दिन की एक पहल चलाई गई है आरबीआई के द्वारा। अब बैंक क्या करेगा, इनको जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होंगे, बैंक इन राशियों को आरबीआई द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में स्थानांतरित करता है। ठीक है, इसका उपयोग जमाकर्ता की जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इंटरनेट में और पढ़ लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। आरबीआई ने जनता के लिए कई बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट की खोज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल स्थापित भी करने की घोषणा की है। ठीक है, ताकि उसी सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में अपना नाम, जिले का नाम या फिर आधार नंबर, जैसे भी इनका वेरिफिकेशन का तरीका हो, वो करने पे तुरंत उस व्यक्ति के नाम का जो भी अकाउंट रहेगा उस जिले में पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का अकाउंट जो है ये है। और वो जब एक बार पता लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्या कि यह अभियान बैंकिंग प्रणाली में अनक्लेम डिपॉजिट की मात्रा को कम करने के लिए और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों या दावेदारों को लौटाने के लिए आरबीआई के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, क्या है ये? सही मालिक तक जो है पैसा जो है पहुंच जाएगा इसके जरिए। जिनका पैसा फंसा होगा अनक्लेम डिपॉजिट में, किसी घटना के, मान लो किसी के साथ कोई घटना हो गई और उनके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो इस समय उनका दावेदार होगा या उनका उत्तराधिकारी होगा, वह इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम कर सकता है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार जो है यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च करने जा रही है और यह
भारत के हर एक जिले में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह सेविंग और करेंट दोनों अकाउंट से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अकाउंट सेविंग से ही है, हर दोनों प्रकार के अकाउंट इसमें शामिल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचेंगे गोवर्धन योजना है तो हो सकता है वृंदावन मथुरा से संबंधित हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। गोवर्धन योजना सरकार ने बायोगैस से संबंधित है। बायोगैस परियोजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। यूनिफाइड मतलब जहाँ पे सभी चीजें एक साथ हो जाएं। ठीक है, कई सारे काम को एक पोर्टल, मैनी टू वन। ठीक है, ये इसके लिए केवल एक पोर्टल बना दिया गया है, तो इसको कहते हैं यूनिफाइड पोर्टल। कई सारे कामों को एक ही आदमी एक ही माध्यम से किया जाता है, तो उसे यूनिफाइड पोर्टल कहा जाता है। यूनिफाइड मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया है बायोगैस परियोजना का। ठीक है, अब गोवर्धन क्या है? गोबर नहीं है, गाय का गोबर नहीं है इसमें। गोवर्धन योजना मतलब जी मतलब ये जी मतलब गैल्वेनाइजिंग, ओ मतलब ऑर्गेनिक, और बी मतलब बायो, ए मतलब एग्रो, आर मतलब रिसोर्स, और धन। ठीक है, धन का मतलब धन, ये सभी धन में आते हैं। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब भाई थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। भाई गोवर्धन पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, और यह गोवर्धन वैसे योजना है क्या? सरकार ने देश भर में गोवर्धन योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। गोवर्धन योजना मतलब पहले ही लॉन्च हो गई है, उसमें क्या प्रगति हो रही है, कौन सा कार्य हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए यह एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि सरकार उस पैसा ही लगा रही है, कुछ काम धाम भी हो रहा है। गोवर्धन योजना के नाम पर किसी ने अपना प्लांट लगाने के लिए सरकार से अनुमति ली और प्लांट लगाया नहीं, कुछ और काम कर रहा है, तो उसी की देखभाल के लिए, निगरानी के लिए यह यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल क्या करेगा? बायोगैस परियोजना के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने, परियोजनाओं की मंजूरी, धन जारी करने और भौतिक और वित्तीय प्रगति को निगरानी करने के लिए कार्य करेगा। इस पोर्टल में इतनी सारी फंक्शनलिटी होंगी क्या कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन बन जाएगा, और योजनाएं अप्रूव हो जाएंगी, धन जारी हो जाएगा, मतलब जैसे पास होता है ना, अमाउंट पास हो जाता है, और उसके बाद भौतिक और वित्तीय फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करने में यह सक्षम हो जाएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे गोवर्धन योजना के तहत एक प्लांट बनाना, बायोगैस का प्लांट बनाना है, तो वह इसी यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना जो है प्रेजेंटेशन देगा वहाँ पे, फिर उसमें अप्रूव भी उसी पोर्टल के थ्रू होगा, और जो भी उसमें फाइनेंस से संबंधित कार्य होंगे सभी उसी पोर्टल के थ्रू होंगे। ठीक है, पोर्टल MNRI MOPNG पशुपालन, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभिन्न बायोगैस परियोजना और पहलों के बारे में भी जानकारी देगा। मान लीजिए कि ये और मंत्रालय भी हैं, पशुपालन, कृषि, MOPNG और ग्रामीण विकास, ये भी अगर किसी बायोगैस से संबंधित योजना में कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, या कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो भी वो भी सब चीजें इसी पोर्टल पे अपडेट होगी, जिससे जो है आम जनता को उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। बायोगैस जैसे प्रोजेक्ट का डिजिटलाइजेशन करना बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। मवेशियों के लिए गोबर और ठोस कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलने को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2018 में गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी। तो कोई पूछेगा कि गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 2018 में। किसके अंतर्गत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इस गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी 2018 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है, गांव में स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार करना है, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और कार्बन में जो है कमी के लिए जो है सरकार जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है,
जैसे सरकार जो है नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित और हाइड्रोजन गैस से संबंधित, हरित गैस से संबंधित बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारा अमाउंट खर्चा कर रही है, जिससे कि क्लाइमेट साफ रह सके, इन्वायरमेंट साफ रह सके, हम लोगों को अच्छी सांस मिल सके, हम लोग अपना जीवन अच्छे से जी सके, प्रदूषण मुक्त जीवन जी सके। ठीक है, इस तरीके से ये सभी सभी कार्य जो है रूट में चल रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे। जो इनको पढ़ेगा वही इनको समझेगा, नहीं तो कहेगा कि सरकार कर क्या रही है, सरकार ये सब काम कर रही है, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब चूंकि हमारी जनसंख्या कम है तो हो सकता है कहीं पे इसका नुकसान है तो कहीं पे इसका फायदा है। ठीक है, इस तरीके से हर एक योजना जो है जो भी लॉन्च हो रही है उसका जो है प्रॉपर क्रियान्वयन भी हो रहा है, जैसा कि पढ़ने में आ रहा है न्यूज पत्रों समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से पढ़ के दे रहे हैं, 4-5 न्यूज पोर्टल को, न्यूज वेबसाइट को पढ़ने के बाद तब यहाँ पे ये जानकारी दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से बहुत ही अपडेटेड जानकारी है। और दोस्तों, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और हमको थोड़ा उत्साहवर्धन हो। अब देखिए अगला पॉइंट है नाटो से संबंधित। नाटो में शामिल देशों ने आर्कटिक में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया और फिनलैंड की सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा किया। बेचारा फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, ठीक है, मतलब नंबर 1 खुशहाल है। भारत पे तो 26वें नंबर पे आता है खुशहाली में, लेकिन जो है फिनलैंड को भी नजर लग गई। ठीक है, जैसे ही नाटो में आया, अब नाटो देशों ने वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रूस जो है इसका विरोधी है कि कैसे जो है फिनलैंड नाटो में क्यों शामिल हो गया है, और क्योंकि रूस की सीमा उसे लगती है और जो है जो इनकी सीमा लगती है उनका भी फेंसिंग लगभग डबल कर दिया गया है। पहले मतलब इतना था तो अब बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। इस बात से भी रूस को है काफी गुस्सा आ रहा है। ठीक है, उसी से निपटने के लिए यह जो नाटो में देश शामिल हैं उन्होंने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिनलैंड बेचारा इतना खुश देश था, उसे देखिए, हमें नहीं लग रहा है कि इतना खुश देश रह पाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। वहाँ की जनता जो है कभी जिसने दुख देखा ही नहीं, महात्मा बुद्ध जैसे दुख देखे नहीं, अचानक घर से निकले थे तो तमाम तरीके के क्वेश्चन आते थे, तो वैसे ही वहाँ की जनता भी बिल्कुल वैसे ही मतलब डरी समी रहेगी। नाटो देशों ने फिनलैंड के साथ आर्कटिक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जो कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अप्रैल में नाटो अभी हाल ही में तो शामिल हुआ था। मार्च अप्रैल में आपका फिनलैंड जो है नाटो में शामिल हुआ था। इससे रूस ने अपना विरोध प्रकट किया था, और फिनलैंड इसलिए शामिल हुआ था क्या, ताकि उसका हाल जो है यूक्रेन जैसा ना हो। ठीक है, अब इस अभ्यास में कौन कौन है? नॉर्वे है, यूके है, यूएस और स्वीडन से लगभग 1000 सहयोगी सेनाएं, साथ ही 6500 बेचारे फिनलैंड के सैनिक और 1000 व्हीकल शामिल हैं। अभ्यास में 14 नाटो सदस्यों और साझेदार देशों के 150 विमान भी शामिल है। मतलब पूरा तरीके से थल सेना, वायुसेना और हर एक जितने भी देश शामिल हैं, सभी देशों की सेनाएं, जो मजबूत देश है सभी देशों की सेनाएं मिलकर के अभ्यास कर रही हैं कि फिनलैंड को कुछ भी हो जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कुछ भी हो जाए हमें फिनलैंड को बचाना है, क्योंकि फिनलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश है। और फिनलैंड को जब ये नाटो देश में आया, ठीक है, तो अब फिनलैंड को हथियार की जरूरत पड़ेगी। अब अमेरिका क्या करता है? हथियार देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हथियार की सप्लाई करना शुरू कर देगा और वहां पे उसकी भी आमदनी जो है शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, इसलिए कोई ना कोई किसी को अगर सपोर्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ उसमें मंतव्य शामिल रहता है, इसलिए सपोर्ट करता है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल देखिए क्या कह रहे हैं। ग्रेगरी एंडरसन ने कहा है कि अगर कुछ हुआ तो अमेरिका फिनलैंड की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जबकि स्वीडिश थल सेना कमांडर ने कहा है कि हम लोग तो पहले से योजना बना रहे हैं कि फिनलैंड को कुछ नहीं होने देंगे। इस तरीके से ये पूरे फिनलैंड के सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह रचाया जा रहा है और फिनलैंड बेचारे एक खुश देश को
उसकी खुशियां किसी से देखी नहीं जा रही हैं। और जो है देखिए कैसे कैसे घातक लोग वहाँ पे हथियार लेके घूम रहे हैं, वहाँ की जनता परेशान होगी इस कोने से उस कोने जा करके। तो इसीलिए दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं। इसी बीच में चीन की धमकियों के बीच अब देखिए वहाँ अभी चल रहा था रूस की धमकियों के बीच, अब यहाँ चीन की धमकियों के बीच भारत और वियतनाम, सब दुनिया धमकी से ही परेशान है, धमकी दे रहे हैं। तो चीन की धमकियों के बीच भारत और वियतनाम ने मजबूत समुद्री रणनीति बनाई। ठीक है, यहाँ समुद्र में भी समुद्री थ्रेट मिल रही है इसको। चीन की धमकी मतलब धमकी दे रहा है या अपना युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है समुद्र सीमा से, लगातार वो कुछ ना कुछ जो है वो विक्षेप करता रहता है चीन उसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। 31 मई 2023 को नई दिल्ली में भारत और वियतनाम की आपसी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। मतलब भारत और वियतनाम ने आपस में मीटिंग की है कि अब समुद्री सुरक्षा की बात आएगी तो कैसे हम लोग मिल करके लड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस संवाद में संबंधित मंत्रालयों और समुद्री मामलों से संबंधित सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, तटरक्षक और नौसेना, इन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। दोनों पक्षों के समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। ये तरीका की चर्चा किया गया कि कैसे हम लोग समुद्र से संबंधित जो सुरक्षा है, समुद्र का जो वातावरण है, कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है समुद्र जीवों के लिए, और हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ताकि कोई बाहर से हम पे आक्रमण ना कर पाए। इन बातों के लिए रणनीति बनाई गई है। मतलब दोनों देश ये डरे नहीं है, चाहे चीन कितना भी धमकी दे, लेकिन इन लोगों ने रणनीति बनाई है कि हमें अपने समुद्र सुरक्षा प्रणाली का ध्यान रखना है और एक दूसरे को बिल्कुल भी अपने सीमा में घुसने नहीं देना है। उन्होंने व्यापक समुद्री सुरक्षा के लिए चल रही सहयोग पहलों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तंत्र को मजबूत करने के तरीकों की समीक्षा की है। ठीक है, यह संवाद भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा था, जिसे हिंद प्रशांत मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में चीन जो है बार बार अपना अधिकार जताता रहता है। उसीलिए इस वार्ता का आयोजन किया गया है। 31 मई 2023 को इस वार्ता का आयोजन किया गया है कि भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जल सेना, वायु सेना और अपनी थल सेना, इन तीनों सेनाओं को मजबूत रहना पड़ेगा, तभी हमारे देश की जो है सुरक्षा हो सकेगी। और हमारे देश में जो अभी कल ही पढ़ा था कि रक्षा एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, रक्षा उपकरणों का निर्यात जो है बहुत 2014 से लेकर के 2023 तक 23 गुना बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रक्षा विज्ञान के मामले में और रक्षा उपकरणों को सुरक्षा उपकरणों को बनाने में भी एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लगभग 100 कंपनियां हैं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों को बनाने वाली या उनसे संबंधित सेवाएं देने वाली भारत में। इस तरीके से हमें डरना नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि हमारा रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। ठीक है दोस्तों, जब छोटा सा देश फिनलैंड रूस से नहीं डर रहा है, जब यूक्रेन रूस से नहीं डर रहा है, तो हम लोगों को क्यों डरने की जरूरत है। इसी तरीके से सहयोग के साथ सभी लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो निश्चय ही सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए देखते हैं इसी बीच में दुबई में क्या हो रहा है। दुबई की ये शेख राष्ट्रपति है, वहाँ के MBZ शायद उनको कहा जाता है, शेख मोहम्मद बिन जायद कुछ इनका नाम है, सुल्तान है ये, और एक अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महामारी के बाद भारत और दुबई के बीच FDI मजबूती देखने को मिली। महामारी चाहे कितनी भी है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी ले जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, ये वादा रहा, ये गाना है। ऐसे इसी गाने के तर्ज पे ये भारत और दुबई दोनों काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत दुबई में FDI के लिए एक प्रमुख स्रोत देश के रूप में उभरा है, जो 2022 में FDI परियोजनाओं और पूंजी दोनों में शीर्ष 5 में शामिल, नॉट टॉप 5 देशों में है, किसमें FDI और पूंजी में। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी विदेशी दुबई में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें भारत 5वें नंबर पे इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, दुबई में इन्वेस्टमेंट करने में भारत 5वें नंबर पे है। इसीलिए तो
ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से फायदा है। ठीक है, जहाँ पे फायदा है वहीं पे तो वायदा है, और वहीं पे कायदा भी है। ठीक है, दुबई में घोषित एफडीआई परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी 12% है, जो कि 2021 में 78 से बढ़कर 2022 में 142 हो गई है। पहले 2022 में जो उसका जो भी जिस पैमाने पर हम नापते हैं, और पहले 78 थी 2021 में, अब ये हो गई है 142। विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों आप नेट पे देख सकते हैं, जो भी हमने जानकारी ली है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई सारे न्यूज पोर्टल से पढ़ करके फिर जानकारी ली है। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, ऐसी जानकारी आपको रोज मिलती रहेगी। भारत ने दुबई में अनुमानित एफडीआई पूंजी में देखिए 545.52 मिलियन का योगदान। डॉलर, डॉलर ये रुपया नहीं है, ऐसे 545.52 मिलियन, इतने डॉलर का योगदान भारत ने दिया है भैया। भारत के पास कितना पैसा है जो कि दुबई को इतना डॉलर दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। बाकी मीडियम फैमिली वाले तो हैं ही, उनके पास ज्यादा है ना कम है, बस बेचारे अपने जी और खा रहे हैं। जो कि 2021 में 368.85 मिलियन था। ठीक है, क्या था पहले देखिए, तीन कहाँ से कहाँ तक की बढ़ा है, 363.85 मिलियन से बढ़ करके ये इतना हो गया 545, लगभग 200 मिलियन, लगभग पौने 200 मिलियन का आसपास इसमें एफडीआई में वृद्धि हुई है, जो कि भारतीय दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसमें 200 मिलियन की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसीलिए देखिए ये लोग कितना खुश हैं कि हम लोग की भारत में जो है, अरे भारतीय दुबई में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफडीआई परियोजनाओं के लिए शीर्ष मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी और सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी इन्वेस्टमेंट थे इंडिया की तरफ से, आईटी और सॉफ्टवेयर से संबंधित इन्वेस्टमेंट वहां पे किए गए हैं। ठीक है, वहां पे मतलब क्योंकि वहां की सरकार जो है एफडीआई को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत ही लो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सरलता से वहां पे अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहां पे जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब जहां पे भी कॉम्प्लेक्सता आएगी या जहां पे कुछ मुश्किलें होंगी, वहां पे फॉरेन एफडीआई जो है नहीं बढ़ेगा, नहीं फैलेगा, नहीं खुलेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक इन्वायरमेंट भी, एक सुरक्षा का इन्वायरमेंट भी, और एक सरल तरीके से बिजनेस करने का जो माहौल होता है, वो भी एफडीआई को आकर्षित करने में काफी हद तक योगदान देता है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या है विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब समाजवादी पार्टी का भी चुनाव निशान साइकिल ली है, तो ऐसा नहीं है कि उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विश्व साइकिल 2023 की थीम अभी डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि हर एक डे की जो मनाया जाता है उसकी थीम होती है। ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुई है। स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में इस विश्व साइकिल दिवस को मनाया जाता है। साइकिलिंग जो करेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और बिल्कुल इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित डायरेक्टली है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2028 में तुर्कमेनिस्तान द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्ताव के बाद इस दिन की घोषणा हुई थी। कौन था जो साइकिल दिवस मनाने में ज्यादा भूमिका, वो है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों इस तुर्कमेनिस्तान देश को देखना कि कितने लोग वहां पे साइकिल चला रहे हैं। इसी ने साइकिल जो है साइकिल डेट को, वर्ल्ड साइकिल डेट को मनाने का घोषणा शुरुआत की है इन्होंने। ठीक है, इसी साल 3 जून को हर साल इसको मनाने के लिए यहीं से आया था फरमान। की कहाँ से आया था फरमान? फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान की साइकिल डे मनाएगा
पूरा जहान, इस तरीके का यह विश्व साइकिलिंग दिवस मनाया जा रहा है 3 जून को। ठीक है, अब यह होगा तो होगा ही, साथ में क्या है, ग्रीन हाउस वातावरण भी, क्लाइमेट भी क्लीन रहेगा और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे तो बहुत सारे देश साइकिल पे काफी जोर देते हैं। जैसे एम्स्टर्डम हो गया, उसको सिटी ऑफ साइकिल ही है पूरा, वहाँ पे बहुत सारी साइकिलें रखी रहती हैं, आप किराए पे लेकर के चला सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। और हम लोगों के यहाँ एक ऐसा है कि जिसे मतलब बाइक पे यहाँ से वहां तक भी 1 किलोमीटर भी जाना रहेगा तब भी इससे जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे। यहाँ तक कि भाई मैं क्या बताऊँ, गांव में लोग कहीं जाते हैं तो वहां भी बाइक से ही चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाइक का बहुत महत्व है हम लोगों के यहाँ। लेकिन जो है साइकिल तो चलाएगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि दूर दूर जाना है 50 किलोमीटर साइकिल से जाएं, अरे आस पास कहीं जाना है या सुबह की एक्सरसाइज करनी है तब साइकिल से जाएं, तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है और तुर्कमेनिस्तान के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, इस तरीके से इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो साइकिल दिवस का तुर्कमेनिस्तान के द्वारा शुरुआत किया गया था और 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्वस्थ रहना चाहिए आदमी को, चाहे कोई भी डे हो वो मना करके। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर ये हम लोगों के लिए है। अब इनको और हम इनको शालिनी सिंह को जो है सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, अपने मतलब इस कामयाबी के लिए बधाई देते हैं। शालिनी सिंह हिमालय की चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी करंट अफेयर संबंधित है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहली महिला एनसीसी कैडेट भारत की कौन बनी है हिमालय की चोटियों को फतह करने वाली, तो है शालिनी सिंह। ठीक है, और शालिनी सिंह है क्या, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 67वीं यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ की शालिनी सिंह, ये किस बटालियन की हैं, किस एनसीसी बटालियन की हैं? 67वीं यूपी बटालियन एनसीसी की हैं लखनऊ की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस बटालियन की है, तो 67 यूपी बटालियन की हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हिमालयी क्षेत्रों में उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। 26 अप्रैल 2023 से शुरू हुए महीने भर के कोर्स में शामिल होने वाले 45 एनसीसी कैडेटों में अकेली महिला कैडेट थी और अकेली होकर के रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे आईएएस का भी रिजल्ट निकला है, यूपीएससी का रिजल्ट निकल रहा है, यूपीपीसीएस का भी रिजल्ट निकला है। जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसमें महिलाएं टॉप कर रही हैं। और यहाँ पे भी देखिए इन्होंने 45 कैंडिडेट में अकेली महिला होने के बाद भी इन्होंने वहां पे इस कामयाबी को ये पाई है। उन्होंने ड्रिंग वैली में, कहाँ पे, ड्रिंग वैली में कितने ऊपर चढ़ाई की है? 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ाई की है। ठीक है, 15,400 फीट, 15,400 फीट, ठीक है, की चोटी पर चढ़ाई की है, जो बर्फ से ढकी है और बेहद दुर्गम मानी जाती है। मतलब पथरीले रास्तों, दुर्गम रास्तों को चीरते हुए यह इतनी बड़ी चढ़ाई पार की है। मतलब कुछ मुश्किलों का सामना करके ही कुछ कामयाबियों को पाया जाता है। तो बिना मुश्किल का सामना किए दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कामयाबी पा ले, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, उन्होंने टेकला उत्तरकाशी में रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और सर्वाइवल स्किल में कठोर प्रशिक्षण लिया है। अब दोस्तों देखते हैं इस कामयाबी के पीछे है कौन। इस कामयाबी के पीछे है कमांडेंट कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने इनका मार्गदर्शन किया है। ठीक है, तो हर एक गुरु तो होता ही है इन सब किसी कहीं भी कामयाबी पाने के लिए, तो अपना गुरु जो है एक जरूर चुनना चाहिए अगर आपको कामयाब बनना है। तो इस तरीके से इनको गुरु को भी एक सैल्यूट हम लोग करते हैं। और दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आया और हमारा करंट अफेयर का टॉपिक आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।